वेलकम टू सिविल्स ओनली। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग भारत में स्थापित उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स के बारे में जानेंगे। तो भारतीय एकीकृत न्यायिक व्यवस्था में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है और उसके बाद राज्यों के उच्च न्यायालय का स्थान होता है। भारत में हाई कोर्ट का इतिहास सुप्रीम कोर्ट से भी पुराना है, यानी 3 उच्च न्यायालय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का गठन 1862 में ही हो चुका था, जबकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। वहीं चौथे हाई कोर्ट की बात करें तो 1866 ईस्वी में इलाहाबाद की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश भारत में जिस प्रांत में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई वही 1950 के बाद उस राज्य का उच्च न्यायालय घोषित किया गया। वैसे तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत अनुच्छेद 231 के माध्यम से संसद को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकेगी। इसी प्रकार अनुच्छेद 230 के अनुसार उच्च न्यायालय के अधिकार का विस्तार केंद्र शासित प्रदेशों में भी किया जा सकता है। इस समय देश में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है, जबकि 6 उच्च न्यायालयों का कई राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों पर भी नियंत्रण है। केवल दिल्ली ही ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। अन्य संघ राज्य क्षेत्र विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। संसद एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार किसी संघ राज्य क्षेत्र में कर सकती है अथवा किसी संघ राज्य क्षेत्र को एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर भी कर सकती है। संविधान के भाग 6 के अनुसार अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 215 के अनुसार उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना जाएगा। अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य यह है कि न्यायालय के निर्णय, कार्यवाही और उसके फैसले सर्वकालिक अभिलेख एवं साक्ष्य के रूप में दर्ज किए जाएंगे तथा किसी अन्य अदालत में चल रहे मामलों के दौरान इन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। वहीं अनुच्छेद 219 के तहत न्यायाधीशों के शपथ या प्रतिज्ञान की व्यवस्था भी की गई है। जिस व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, पद संभालने से पूर्व उसे इस राज्य के राज्यपाल या इस कार्य के लिए उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ लेना होगा। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय के गठन की। तो अनुच्छेद 216 के तहत उच्च न्यायालय के गठन की बात की गई है। उच्च न्यायालय का गठन कितने न्यायाधीशों के साथ किया जाएगा, इस संबंध में संविधान में विशेष तौर पर प्रावधान किया गया है, बल्कि यह राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ा गया है। अब जानते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तों के बारे में बात करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वहीं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद ही की जाती है और उन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। इसी प्रकार 2 या अधिक राज्यों के साझा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है। तीसरे न्यायाधीश मामले 1998 की बात करें तो उसमें उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। वहीं बात करें न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसके अंतर्गत उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। वहीं उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है अथवा उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। वहीं बात की जाए न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु सीमा की तो संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में
कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, बल्कि संविधान में उच्च न्यायालय की तरह प्रख्यात न्यायविदों को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने का भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। न्यायाधीशों के कार्यकाल की बात करें तो न्यायाधीशों की कार्यकाल के बारे में संविधान में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के निश्चित कार्यकाल को निर्धारित नहीं किया गया है। फिर भी इस संबंध में 4 प्रावधान किए गए। वे प्रावधान कौन कौन से हैं? तो पहला है, वह 62 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है। उसकी आयु के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति अपना निर्णय सुनाने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है एवं इस संबंध में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम माना जाएगा। अगर वह चाहे तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र भेज सकता है। तीसरा, संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है, यानी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। वहीं चौथे प्रावधान की बात करें तो उसकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में हो जाने पर या उसका किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हो जाने के पश्चात वह पद पर नहीं रह सकता है। वहीं बात करें न्यायाधीशों के निष्कासन की तो अनुच्छेद 218 यह साफ साफ कहता है कि अनुच्छेद 124 के खंड 4 और खंड 5 की उपबंध के तहत जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटाया जाएगा, लेकिन हटाने के आधार सिद्ध कदाचार या अक्षमता होनी चाहिए। वहीं न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव को प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, वो भी उसी सत्र में जिस सत्र में हटाने का प्रस्ताव लाया गया है। अब बात करते हैं न्यायाधीशों के स्थानांतरण की। तो अनुच्छेद 222 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति एक न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। स्थानांतरण पर वह वेतन के अतिरिक्त ऐसे प्रतिपूरक भत्ते का हकदार होगा जो संसद द्वारा निर्धारित किया जाए। 1977 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण केवल अपवाद स्वरूप और लोक कल्याण को ध्यान में रखकर ही किया जाए, न कि दंड के रूप में। 1994 में भी उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि न्यायाधीशों के स्थानांतरण में मनमानी रोकने के उद्देश्य से न्यायिक समीक्षा जरूरी है, लेकिन वही न्यायाधीश इस मामले को चुनौती दे सकते हैं जिसे स्थानांतरित किया गया है। वहीं तृतीय न्यायाधीश मामले 1998 यानी थर्ड जजेस केस 1998 में उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश को 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना होगा। इसमें से 2 न्यायाधीश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, वहीं एक वहां से जहां से वह स्थानांतरित हो रहा है और एक वहां के जहां वह जा रहा हो। इतना होने के बाद ही राष्ट्रपति किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश को स्थानांतरित कर सकता है। अब बात करते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की। तो अनुच्छेद 223 के तहत राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ऐसा वह निम्नलिखित परिस्थितियों में कर सकता है, या तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, या फिर यदि मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य निर्वहन में अक्षम हो। वहीं बात की जाए अतिरिक्त एवं कार्यकारी न्यायाधीश की तो अनुच्छेद 224 के तहत राष्ट्रपति कुछ खास परिस्थितियों में योग्य व्यक्तियों को हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकते हैं, जिसकी अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वे खास परिस्थितियां क्या है? यदि अस्थायी रूप से हाईकोर्ट का कामकाज बढ़ गया हो, या उच्च न्यायालय में बकाया कार्य अधिक हो, या जब हाईकोर्ट का न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के अलावा अनुपस्थित हो या अन्य कारणों से अपने कार्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हो, या फिर किसी न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया हो। एक कार्यकारी न्यायाधीश तब तक कार्य करता है जब तक कि अस्थायी न्यायाधीश अपना पदभार न संभाल ले। हालांकि अतिरिक्त या कार्यकारी न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र के पश्चात पद पर नहीं रह सकता है।
अब बात कर लेते हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश की। तो अनुच्छेद 224 क के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए बतौर कार्यकारी न्यायाधीश काम करने के लिए कह सकते हैं। हालांकि ऐसा वह राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति एवं संबंधित व्यक्ति की मंजूरी के बाद ही कर सकते हैं। ऐसे न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा तय भत्तों का अधिकारी होता है। उसे उच्च न्यायालय के सभी न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां एवं सुविधाएं और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन वह उस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता की। तो न्यायिक स्वतंत्रता का सिद्धांत इसलिए अपनाया जाता है ताकि न्यायाधीश अपने पूरे कार्यकाल के दौरान संविधान की सर्वोच्चता को बचाते हुए अपने न्यायिक विवेक से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहे। संविधान में हाईकोर्ट के निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए निम्नलिखित उपबंध किए गए। वे क्या क्या है? तो पहला है नियुक्ति की विधि एवं कार्यकाल की सुरक्षा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वयं न्यायपालिका के सदस्यों के परामर्श से ही की जाती है, जैसे कि अभी हमने देखा। पर न्यायाधीश राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम नहीं करते, यानी राष्ट्रपति अपने मन से चाहे तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकते। इस तरह से न्यायाधीशों का कार्यकाल सुरक्षित होता है और कठिन फैसले लेने में भी उनको सुविधा होती है। वहीं दूसरा है निश्चित सेवा शर्तें और राज्य की संचित निधि पर भारित हुए, यानी हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता, विशेषाधिकार, अवकाश एवं पेंशन का निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है। सिवाय वित्तीय आपातकाल के इनमें कोई कमी नहीं की जा सकती। वहीं न्यायाधीश एवं कर्मचारी के वेतन एवं भत्ते और उच्च न्यायालय का प्रशासनिक खर्चा संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होता है और राज्य विधानमंडल में इस पर कोई मतदान नहीं किया जा सकता। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन भारत के संचित निधि से दी जाती है, न कि राज्य के संचित निधि से। तो जहाँ न्यायाधीश एवं कर्मचारी का वेतन और भत्ता, यहाँ पे वेतन और भत्ते की बात की गई है, प्रशासनिक खर्चा न्यायालय का संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। वहीं न्यायाधीश की पेंशन की बात की जाती है, भारत के संचित निधि पर भारित होता है। तीसरा है न्यायाधीशों के कार्य पर चर्चा नहीं की जा सकती, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर संसद अथवा राज्य विधानमंडल में चर्चा नहीं की जा सकती है, सिवाय ऐसी स्थिति के जब महाभियोग संसद में प्रस्ताव विचाराधीन हो। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध। यह है चौथा। अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त अस्थायी न्यायाधीश भारत में उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के अलावा किसी भी न्यायालय में अथवा प्राधिकारी के सामने बहस अथवा कार्य नहीं कर सकता है। ऐसा प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि वह भविष्य में लाभ की आशा से किसी के साथ पक्षपात न कर सके। पांचवा है अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, यानी हाईकोर्ट किसी भी व्यक्ति को अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है। इस प्रकार कोई भी इसके कार्यों एवं निर्णयों की आलोचना या विरोध नहीं कर सकता है। यह शक्ति उच्च न्यायालय के प्राधिकार, गरिमा और उसके सम्मान को बनाए रखने के लिए दी गई है। वहीं छठा है अपने कर्मचारियों की नियुक्ति की स्वतंत्रता, यानी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उच्च न्यायालय में बिना कार्यपालिका के हस्तक्षेप के नियुक्त कर सकता है और उनकी सेवा शर्तें भी तय करता है। देखा जाए तो यह अपने आप में बहुत बड़ी स्वतंत्रता दी गई है। वहीं सातवां है इसके न्यायिक क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती, यानी उच्च न्यायालय की संविधान में उल्लेखित न्यायिक क्षेत्र और न्यायिक शक्तियों का न तो संसद द्वारा और न ही राज्य विधानमंडल द्वारा कम किया जा सकता है, लेकिन अन्य मामलों में इसके न्यायिक क्षेत्र एवं शक्ति को संसद एवं विधानमंडल द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। वहीं आठवां है कार्यपालिका से पृथक्करण, यानी संवैधानिक प्रावधान के अनुसार लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाना चाहिए, यानी कार्यपालिका को न्यायिक शक्तियां नहीं रखनी चाहिए। बात करते हैं हाईकोर्ट्स के क्षेत्राधिकार।
तो लोकतंत्र के हिसाब से उच्च न्यायालय को हर जरूरी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कोई संस्थान स्वतंत्र है या नहीं, या वह कितना स्वतंत्र है, इस बात में निहित है कि उसका अपना एक क्षेत्र होगा जहां वह अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करता है, फिर अपनी शक्तियों का अनुप्रयोग करता हो। चूंकि हमारी न्यायिक व्यवस्था एक एकीकृत व्यवस्था पर आधारित है, जहां उच्च न्यायालय का स्थान उच्चतम न्यायालय के पश्चात आता है। इस हिसाब से उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय से थोड़ा सीमित है। एक उच्च न्यायालय राज्य में अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके पास भी संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है। इसके अलावा इसकी पर्यवेक्षक एवं सलाहकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, जैसा कि हम जानते हैं। हालांकि उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन संविधान में विस्तार से किया गया है, लेकिन उच्च न्यायालय के मामले में ऐसा नहीं है। इसमें इस तरह से विस्तारित नहीं किया गया है। बस कुछ अनुच्छेद 225 में केवल इतना कहा गया है कि एक उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां वही होंगी जो संविधान के लागू होने से तुरंत पूर्व थी। हालांकि कालांतर में इसमें कई और चीजें भी जोड़ी गई, जैसे कि राजस्व मामलों पर उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, जो संविधान पूर्व काल में इसके पास नहीं हुआ करता था। इसके अलावा पर्यवेक्षण की शक्ति, परामर्श की शक्ति आदि भी इसे दी गई है। अगर संसद और राज्य विधानमंडल चाहे तो उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार या न्याय क्षेत्र में परिवर्तन ला सकती है। और वर्तमान की बात करें तो उच्च न्यायालय के पास विभिन्न क्षेत्राधिकार या शक्तियां देखी जा सकती हैं, जिसमें कि पहला है उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसका अर्थ यह है कि निम्नलिखित मामलों में, वह मामले हम लोग आगे देखेंगे, या विवादों में उच्च न्यायालय प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेसी सीधे सुनवाई करेगा, न कि अपील के जरिए। यहाँ पर प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेसी का मतलब यह है पहली बार देखते ही जो सत्य प्रतीत होता हो, उसके आधार पर निर्णय, भले ही बाद में वह गलत क्यों न साबित हो जाए। तो क्या क्या मामले? पहला, अधिकारिता का मामला, वसीयत, विवाह, तलाक, कंपनी, कानून एवं न्यायालय की अवमानना। दूसरा, संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल सदस्य के निर्वाचन संबंधी विवाद। तीसरा, राजस्व मामले या राजस्व संग्रहण के लिए बनाए गए किसी अधिनियम अथवा आदेश से संबंधित मामले। चौथा, नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन। पांचवा, संविधान की व्याख्या के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय से स्थानांतरित मामले। दूसरा है उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार। हम जानते हैं कि यही रिट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को भी है, लेकिन यह अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को दी गई, जबकि संविधान का अनुच्छेद 226 एक उच्च न्यायालय की नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन और अन्य किस उद्देश्य के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस, परमादेश यानी मैंडमस, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण यानी सर्सियोरी और अधिकार प्रक्षा यानी क्यो वारंटो रिट जारी करने का अधिकार देता है। यह उच्च न्यायालय की बात की जा रही है अनुच्छेद 226 के तहत, जो कि सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त होता है। और दूसरी बात यह कि उच्चतम न्यायालय सिर्फ मूल अधिकारों से संबंधित मामलों पर ही रिट जारी कर सकता है। लेकिन बात की जाए उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के अलावा अन्य विषयों पर भी रिट जारी कर सकता है। अर्थात इस मामले में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय से भी ज्यादा है। चंद्र कुमार मामले 1997 की बात की जाए तो इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार को संविधान के मूल ढांचे के अंग के रूप में माना। इसका मतलब यह है कि संविधान संशोधन के जरिए भी इसमें कुछ जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी एपेलेट जुरिसडिक्शन की। कानून के क्षेत्र में अपील एक ऐसी प्रक्रिया मानी जाती है जिसके तहत कि निचले न्यायालयों के निर्णय को ऊपरी न्यायालयों में चुनौती दी जा सके। ये व्यवस्था त्रुटि सुधार की प्रक्रिया के साथ साथ कानून को स्पष्ट और व्याख्या करने की एक प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है। उच्च न्यायालय भी मूलतः एक अपीलीय न्यायालय यानी एपेलेट कोर्ट ही है।
जहां इसके क्षेत्र के तहत आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई की जाती है। यहाँ दोनों तरह के यानी दीवानी मतलब सिविल एवं क्रिमिनल यानी आपराधिक मामलों के बारे में अपील की जाती है। हालांकि कुछ मामलों में इसके पास प्रथम दृष्टया सुनवाई करने का भी अधिकार होता है, पर अपीलीय क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र इसके मूल न्याय क्षेत्र से ज्यादा विस्तृत होता है। बात करें दीवानी मामले की, तो इस संबंध में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार इस प्रकार है। पहला, जिला न्यायालयों, अतिरिक्त जिला न्यायालयों एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों और निर्णयों को प्रथम अपील के लिए सीधे उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है। दूसरा, जिला न्यायालयों एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों और निर्णय के विरुद्ध दूसरी अपील जिसमें कानून का प्रश्न हो, तथ्यों का नहीं। तीसरा, प्रशासनिक एवं अन्य अधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय की खंडपीठ के सामने की जा सकती है। 1997 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि ये अधिकरण उच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के विषयाधीन है। परिणाम स्वरूप किसी पंचायत के फैसले के खिलाफ पीड़ित व्यक्ति बिना पहले उच्च न्यायालय गए सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता है। और आपराधिक मामलों के बारे में बात की जाए यानी क्रिमिनल केस के बारे में, तो उच्च न्यायालय का आपराधिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार इस प्रकार है। पहला, सत्र न्यायालय और अतिरिक्त सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में तब अपील की जा सकती है जब किसी को 7 साल से अधिक की सजा हुई हो। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि सत्र न्यायालय या अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा दी गई सजाए मौत, इस पर कार्रवाई के पहले उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की जानी होती है, भले ही सजा पाने वाला व्यक्ति ने कोई अपील की हो या न की हो। दूसरा, आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के कुछ मामले में सहायक सत्र न्यायाधीश, नगर दंडाधिकार, न्यायिक दंडाधिकारी या अन्य दंडाधिकारी के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती। वहीं चौथा है उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षक क्षेत्राधिकार, जिसके तहत उच्च न्यायालय को इस बात का अधिकार प्राप्त है कि वह अपने क्षेत्राधिकार के क्षेत्र में सभी न्यायालयों व सहायक न्यायालयों की सभी गतिविधियों पर नजर रखे, सिवाय सैन्य न्यायालयों और अभिकरणों के यानी ट्रिब्यूनल्स के। इसके तहत निचले अदालतों से मामले वह स्वयं के पास मंगवा सकता है, सामान्य नियम तैयार और जारी कर सकता है और उसके प्रयोग और कार्यवाही को नियमित करने के लिए प्रपत्र भी जारी कर सकता है। उनके द्वारा रखे जाने वाले लेखा सूची आदि के लिए प्रपत्र निर्धारित कर सकता है। वहीं चौथा, क्लर्क, अधिकारी एवं वकीलों के शुल्क आदि को भी वह निश्चित कर सकता है। पर्यवेक्षक के मामले में उच्च न्यायालय की शक्तियां बहुत ही व्यापक है, क्योंकि यह सभी न्यायालयों एवं सहायकों पर विस्तारित होता है, चाहे वे उच्च न्यायालय में अपील के क्षेत्राधिकार में हो या न हो। उसमें न केवल प्रशासनिक पर्यवेक्षण बल्कि न्यायिक पर्यवेक्षण भी शामिल है। वहीं उच्च न्यायालय स्वयं संज्ञान भी ले सकता है, किसी पक्ष द्वारा इसके लिए प्रार्थना पत्र की आवश्यकता नहीं होती। उच्च न्यायालय की ये शक्तियां असीमित नहीं होती है, बल्कि सामान्यतः यह क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण, नैसर्गिक न्याय का घोर उल्लंघन, विधि की त्रुटि, उच्चतर न्यायालयों की विधि के प्रति असम्मान या अनुचित निष्कर्ष और प्रकट अन्याय तक ही सीमित होती है। अब बात करते हैं अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण की। तो उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण रखती है, न सिर्फ अपीलीय क्षेत्राधिकार या पर्यवेक्षक क्षेत्राधिकार के तहत बल्कि प्रशासनिक नियंत्रण भी रखती है, क्योंकि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती और पदोन्नति एवं व्यक्ति की राज्य न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श लेता है। वहीं यह राज्य की न्यायिक सेवा यानी जिला न्यायाधीशों के अलावा की तैनाती, स्थानांतरण, सदस्यों की अनुशासन, अवकाश, स्वीकृति, पदोन्नति आदि मामलों को भी देखता है। यह अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित किसी ऐसे मामले को वापस ले सकता है जिसमें महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न या फिर संविधान की व्याख्या की आवश्यकता हो, या तो इस मामले को निपटा सकता है या अपने निर्णय के साथ मामले को संबंधित न्यायालय को लौटा भी सकता है। जैसे उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून को मानने के लिए भारत के सभी न्यायालय बाध्य होते हैं, उसी प्रकार उच्च न्यायालय के कानून को उन सभी अधीनस्थ न्यायालयों को भी मानना होगा
जो उसके न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। वहीं बात की जाए आगे के क्षेत्राधिकार के बारे में, तो यह एक अभिलेख न्यायालय भी मानी जाती है, यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अनुच्छेद 215 में इसकी चर्चा की गई। उच्चतम न्यायालय की तरह ही उच्च न्यायालय के पास भी अभिलेख न्यायालय के रूप में दो शक्तियां शामिल है। पहला, उच्च न्यायालय की कार्यवाही एवं उसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं। खास बात यह है कि इन अन्य अदालतों में चल रहे मामले के दौरान अभिलेखों पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, यानी उच्च न्यायालय के अभिलेखों, बल्कि इसका इस्तेमाल मार्गदर्शन के लिए या विधिक संदर्भों में किया जाता है। दूसरा, इसे न्यायालय की अवमानना पर साधारण कारावास या आर्थिक दंड या दोनों प्रकार के दंड के अधिकार होते हैं। इसमें 6 वर्ष के लिए सामान्य जेल या 2000 रुपये तक अर्थदंड या दोनों शामिल होते हैं। न्यायालय की अवमानना किसे कहा जाएगा, इसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया था, इसलिए न्यायालय की अवहेलना अधिनियम 1971 में इसे परिभाषित किया गया। इसके तहत अवहेलना दीवानी अथवा आपराधिक किसी भी प्रकार की हो सकती है, यानी दोनों तरह की। सिविल अवमानना का अर्थ यह है, यानी दीवानी अवमानना का अर्थ यह है कि एक न्यायालय के पास किसी भी निर्णय, आदेश, न्यायादेश अथवा अन्य प्रक्रिया का जानबूझकर पालन न करना। वहीं आपराधिक अवहेलना का मतलब यह है कि ऐसे मामले का प्रकाशन या ऐसी कार्यवाही करना जिसमें न्यायालय को कलंकित या उसके प्राधिकार को कम करने का इरादा हो, या न्यायिक कार्यवाही के प्रति दुराग्रह अथवा उसमें हस्तक्षेप की कोशिश हो, या फिर अन्य किसी प्रकार से न्यायिक प्रशासन में अवरोध अथवा हस्तक्षेप हो। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति के बारे में, यानी जुडिशियल रिव्यू के बारे में। उच्च न्यायालय की न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए होती है। इसके तहत यदि कोई कानून या कोई प्रावधान संविधान का उल्लंघन करने वाले हैं तो उन्हें असंवैधानिक और सामान्य घोषित किया जाता है। परिणाम स्वरूप सरकार उन्हें लागू नहीं कर सकती, बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय की तरह। न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 13 और 226 में उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा के उपबंध स्पष्ट है। भारत में किसी विधायी अधिनियम अथवा कार्यपालिका आदेश की संवैधानिक वैधता को उच्च न्यायालय में 3 आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। पहला, यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, यह उस प्राधिकारी की सक्षमता से बाहर का है तथा जिसने इसे बनाया है, तथा यह संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल है या संविधान की मूल ढांचा को क्षति पहुंचाता है। तो ये था उच्च न्यायालय के संदर्भ में उनकी न्यायिक क्षेत्र या शक्तियां। आप भारत में स्थापित निम्नलिखित उच्च न्यायालय, उनके स्थापन वर्ष एवं न्यायिक क्षेत्र की सूची यहाँ देख सकते हैं। धन्यवाद।